जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शुरू किए थे और इसमें हम लोग मस्तिष्क के विभिन्न भाग देखे थे। तो आज उसी को कंटिन्यू करना है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों में जो पहला भाग आता है वो आपका आता है प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। प्रमस्तिष्क क्या होता है? तो ये हमारे अगर मस्तिष्क की बात करें तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क ही होता है। और ये मस्तिष्क को चारों ओर से क्या किया रहता है, घेरता है। अगर मान लें कि बाकी मस्तिष्क के भाग जो है वो ये वाला है, तो ये प्रमस्तिष्क जो होता है वो बाकी मस्तिष्क के जितने भी भाग होते हैं उनको चारों ओर से, आगे से, बगल से और पीछे से क्या होता है, घेरे हुए रहता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि प्रमस्तिष्क जो होता है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये मस्तिष्क को चारों ओर से क्या किया रहता है, घेरे हुए रहता है। ये विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है। विभिन्न क्रियाएं कहने का मतलब हमारे अंदर जो बुद्धि से संबंधित, नॉलेज से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, चाहे वो सोचने समझने की क्रिया है, किसी चीज़ को याद करने की क्रिया है, किसी से घृणा का है, प्रेम का है, भय का है, क्रोध का है, ठीक है, ये सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण जो करता है वो कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। तो हेडिंग डालेंगे प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। पहला पार्ट प्रमस्तिष्क, या इसी को बोलते हैं सेरिब्रम। क्या होता है इसमें लिख सकते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। जो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो मस्तिष्क के शीर्ष, या लिख सकते हैं हम मस्तिष्क के अग्र पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है बगल में, अग्र का मतलब होता है आगे, एवं पश्च भागों को ढके रहता है। ये मस्तिष्क के चारों ओर से क्या किए हुए रहता है, ढके हुए रहता है। अगर इसकी बात करें तो ये बहुत विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसमें लिख सकते हैं प्रमस्तिष्क विभिन्न प्रकार के क्रियाएं जैसे सोचने समझने, स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति का मतलब होता है याददाश्त। स्मरण शक्ति, प्रेम, भय, प्रेरणा, आदि को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क जो होता है वो विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करे, जैसे सोचने समझने की, कि आप कितना किसी चीज़ के बारे में कितना सोचते हैं, कितना जल्दी सोचते हैं, उसके बारे में समझने की क्रिया। स्मरण शक्ति कि आप किसी चीज़ को कितना याद रख पाते हैं, याददाश्त आपका कैसा है, उसको किसी से आपको प्रेम है, लगाव है, उसको भय है, किसी चीज़ का आपको डर है, प्रेरणा का मतलब होता है किसी कार्य करने का जो उत्सुकता होता है वो। इन सभी क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम करता है। अगर हम लोग प्रमस्तिष्क को देखें तो अगर आप ऊपर से प्रमस्तिष्क को देखिएगा तो ये दो भागों में क्या होता है, बटा हुआ होता है। और प्रमस्तिष्क के जो दोनों भाग होते हैं उनको गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं, अगर मान लें कि ये प्रमस्तिष्क है, इस प्रकार से दो भागों में क्या होता है, एक अनुदैर्घ्य खांच के द्वारा, ठीक है ना, इस प्रकार से दो भागों में बटा हुआ होता है। और ये अनुदैर्घ्य खांच जो प्रमस्तिष्क को दो भागों में बांट रहा है, इसको हम लोग अनुदैर्घ्य खांच कहते हैं। और दो भागों में बंटने के बाद ये जो है वो दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, और इधर वाला जो होगा उसको बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसमें प्रमस्तिष्क
एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं एवं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में दाएं एवं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में बटा होता है। ठीक है, यही प्रमस्तिष्क है। ऊपर से ये क्या होता है, दो भागों में बटा होता है और इनको दो भागों में बांटने का जो काम करता है वो अनुदैर्ध्य खांच करता है। और अनुदैर्ध्य खांच के बाद जब ये दो भागों में बढ़ते हैं तो दाएं साइड वाला दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहलाता है और बाएं साइड वाले को क्या बोलते हैं, बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। इसको आप क्या करिए, नोट करिए, आगे बढ़ते इसके बाद। तो अभी बताएं कि प्रमस्तिष्क जो होता है वो ऊपर से दो भागों में बटा हुआ होता है, लेकिन नीचे से वो दोनों संरचनाएं, अगर लास्ट क्लास वाला डायग्राम को देखें तो इस प्रकार से डायग्राम बनाए थे और इसके ऊपर ये प्रमस्तिष्क था। ठीक, तो ऊपर से तो ये दो भागों में बटे होते हैं, दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, लेकिन नीचे से इन दोनों गोलार्ध को आपस में क्या करता है, एक तंत्रिका उत्तक का बना हुआ संरचना जोड़ देता है। और वो तंत्रिका उत्तक का संरचना जिसके द्वारा दोनों गोलार्ध प्रमस्तिष्क गोलार्ध जुड़े हुए होते हैं, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कोलेसम। क्या बोलेंगे इसको, कॉर्पस कोलेसम। तो नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध, प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध नीचे से तंत्रिका उत्तक द्वारा, प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध नीचे से तंत्रिका उत्तक द्वारा निर्मित रचना, तंत्रिका उत्तक द्वारा निर्मित रचना द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस कोलेसम। इसे कॉर्पस कोलेसम कहते हैं। अब अगर आप प्रमस्तिष्क में देखिएगा, प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध में तो इस प्रकार के आपको कई खांच दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो खांच, इसमें से जो खांच जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है उसको हम लोग गाइरस कहेंगे, और जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है ये जो खांच हुआ इसमें से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्कस बोलेंगे। इससे मान लीजिए कि ये इस प्रकार से खांच होते हैं, इनमें से ये जो बाहर की ओर निकला हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाइरस। और इसके बीच में अंदर की ये जो भाग, खाली भाग आपको दिखाई दे रहा है, अंदर की ओर धंसा हुआ भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्कस बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, प्रमस्तिष्क गोलार्ध में अनेक उभरी हुई का मतलब होता है बाहर की ओर निकला हुआ, रचनाएं, संरचनाएं होती हैं, जिसे गाइरस कहते हैं, तथा गाइरस के बीच अवनमन का मतलब होता है, गाइरस, दो गाइरस के बीच में अंदर की ओर जो धंसा हुआ भाग होता है उसको गाइरस के बीच अवनमन वाले भाग को सल्कस कहते हैं, सल्कस कहते हैं। अगर इसको हम लोग डायग्राम से बनाए तो कुछ इस प्रकार से खांच मौजूद होते हैं। तो इसमें से कुछ ऊपर की ओर उठा हुआ है और कुछ भाग जो है वो नीचे की ओर धंसा हुआ है। तो जो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाइरस कहेंगे, और जो अंदर की ओर धंसा हुआ भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्कस कहेंगे। और ये जो गाइरस और सल्कस का काम क्या होता है, ये हमारे मस्तिष्क के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है
जितना इंटेलिजेंट होता है उसके अंदर ये जो गाइरस और सर्कस का संख्या होता है वो उतना ही अधिक होता है। और जो व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं उनके अंदर गाइरस और सर्कस का संख्या क्या होता है, कम होता है। तो अगर बुद्धि अधिक है इसका मतलब है कि आप अधिक पढ़े, और अधिक पढ़े हैं तो आपकी याददाश्त को स्टोर करने के लिए, पढ़े हुए चीज़ों को स्टोर करने के लिए अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होगी, और उन अधिक क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में क्या होंगे, गाइरस और सर्कस का निर्माण होगा। तो ये जो गाइरस और सर्कस होते हैं इनका काम क्या होता है, ये हमारे मस्तिष्क के सतह क्षेत्र को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसको क्या करना है, नोट कर लेना, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आएगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या होता है, अगर आप ब्रेन में देखें, मस्तिष्क में, यह है कॉर्पस कोलेसम, और कॉर्पस कोलेसम के ऊपर यह वाला जो भाग होता है इसको हम लोग प्रमस्तिष्क कह रहे हैं। तो प्रमस्तिष्क जो होता है वो चारों ओर से क्या होता है, एक मोटा धूसर आवरण, धूसर आवरण का मतलब होता है ग्रे कलर का, ठीक है ना, ग्रे एक तरह से सिलेटी कलर होता है। तो ग्रे कलर के आवरण द्वारा ये क्या होता है, घिरा हुआ होता है। और ये जो ग्रे कलर का आवरण जो प्रमस्तिष्क को चारों ओर से घेरे हुए है, इसी ग्रे कलर के आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और इस कॉर्टेक्स पर क्या होते हैं, कई निर्देशित केंद्र मौजूद होते हैं जो आपके शरीर की विभिन्न क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। हम लोग डायग्राम के द्वारा देखेंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि प्रमस्तिष्क चारों ओर से, या प्रमस्तिष्क के चारों ओर स्थित, प्रमस्तिष्क के चारों ओर स्थित मोटे धूसर, धूसर का मतलब होता है ग्रे, ग्रे कलर का, ठीक है ना, मोटी धूसर आवरण को कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। इस पर क्या होता है, इस पर विभिन्न निर्देशित केंद्र मौजूद होते हैं। इस पर विभिन्न निर्देशित केंद्र मौजूद होते हैं जो शरीर के या जो शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। कह रहा है कि जो कॉर्टेक्स होता है वो प्रमस्तिष्क के चारों ओर उपस्थित एक मोटे आवरण को हम लोग कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। और इस कॉर्टेक्स पर क्या कर रहा है, कई छोटे छोटे केंद्र मौजूद होते हैं, और ऐसे केंद्र मौजूद होते हैं जो आपके शरीर की विभिन्न क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। अगर डायग्राम से आप देखें तो इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है, समझने का कोशिश करिएगा, हम बना रहे हैं। ये आपका मस्तिष्क का एक भाग है, इसके ऊपर कई क्षेत्र होते हैं छोटे छोटे, इस प्रकार से समझना है। हमारा मस्तिष्क जो होता है वो कई भागों में बटा हुआ होता है। अब ये जो भाग, जो मस्तिष्क को भाग दो भागों में बांट रहा है अभी, इसको बोलते हैं सेंट्रल सर्कस, सेंट्रल सर्कस कहते हैं। और ये आपके मस्तिष्क को फ्रंटल और पैराइटल में क्या करता है, डिवाइड करता है, दो लोब में बांट देता है। मानव मस्तिष्क में 4 लोब होते हैं। ये आगे का भाग इसको फ्रंटल लोब कहते हैं, यहाँ बीच वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं पैराइटल लोब, जो बगल वाला भाग जो होता है इसको टेम्पोरल लोब कहते हैं, और जो पीछे वाला भाग होता है उसको ओसिपिटल लोब कहते हैं। और ये अलग अलग लोब में क्या होता है, कॉर्टेक्स मौजूद होता है, और उसके ऊपर कई क्या होते हैं, निर्देशित केंद्र मौजूद होते हैं। अब इससे पहले वाला जो भाग है, सेंट्रल सर्कस के ठीक पहले वाला ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ इसको बोलते हैं मोटर क्षेत्र। ये जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोल रहे हैं, मोटर क्षेत्र कहते हैं, मोटर क्षेत्र। और ये जो होता है मोटर क्षेत्र, ये ऐच्छिक पेशियों की ऐच्छिक गति को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक पेशी का मतलब होता है जो आपके इच्छा अनुसार कार्य करने वाले पेशी होते हैं, जैसे हाथ और पैर के पेशी हो गए, तो उनके क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम जो करता है वो कौन सा क्षेत्र करता है, मोटर क्षेत्र। इसमें लिख सकते हैं कि ऐच्छिक पेशियों की, ऐच्छिक पेशियों की ऐच्छिक गति, ऐच्छिक गति का नियंत्रण
सुन के भी लिख सकते हैं, अगर दिखाई नहीं देगा क्या कि डायग्राम छोटा है। कह रहा है कि ऐच्छिक पेशियों की ऐच्छिक गति का नियंत्रण जो कर रहा है वो ब्रेन का कौन सा क्षेत्र कर रहा है, मोटर क्षेत्र कर रहा है। इसके ठीक बगल में सेंट्रल सर्कस के बाएं साइड जो होता है वो एक और क्षेत्र होता है यहाँ पर, और ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं प्री मोटर क्षेत्र। प्री मोटर क्षेत्र, प्री मोटर क्षेत्र जो होता है ये लिखने की क्रिया का नियंत्रण करता है। कुछ लोग बहुत अच्छा लिख पाते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम बना पाते हैं, और कुछ लोग का राइटिंग ठीक नहीं होता है। तो ये ऐसे लोग जिनका प्री मोटर क्षेत्र ज़्यादा विकसित होता है, उनका राइटिंग अच्छा होता है, उनका लिखावट अच्छा होता है। तो ये लिखने की जो क्रिया होता है उसका नियंत्रण कौन कर रहा है, प्री मोटर क्षेत्र। इसके सामने लिख सकते हैं लिखने की क्रिया का नियंत्रण। ये लिखने की क्रिया का नियंत्रण कौन कर रहा है, प्री मोटर क्षेत्र कर रहा है। अब प्री मोटर क्षेत्र जो होता है इसके बगल में एक और क्षेत्र होता है यहाँ पर, ये जिसको ग्रीन कलर से बनाए हैं। अब ये जो क्षेत्र जो प्री मोटर के बगल में है इसको बोलते हैं सोमेस्थेटिक। सोमेस्थेटिक, सोमेस्थेटिक क्षेत्र, ये सब किताब में नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना। सोमेस्थेटिक क्षेत्र बोलते हैं, और ये सोमेस्थेटिक क्षेत्र होता है वो संवेदना को नियंत्रित करता है। संवेदना का मतलब होता है टच। टच का मतलब छूने की क्रिया। कोई अगर छूता है उसको मालूम चल जाता है ठंडा है कि गर्म है, ठंडा गर्म, ये सब जो क्रियाएं होती हैं उसका जो आभास होता है, ठंडा गर्म का आभास होता है, कोई छूता उसका आभास होता है। ऐसे संवेदनाओं को नियंत्रित करने का जो काम करता है वो कौन सा क्षेत्र करता है, सोमेस्थेटिक क्षेत्र करता है। अब आते हैं नीचे, ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं एनुलर क्षेत्र। एनुलर क्षेत्र, और ये जो एनुलर क्षेत्र होता है ये लिखने से ठीक पहले कि कहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सोचते हैं हम लोग, और लिखने के बाद सोचते हैं कि कैसा लिखाया, कितना में लिखाया। ये जो लिखने के ठीक पहले और ठीक बाद जो सोचने की क्रिया होती है उसका जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, एनुलर क्षेत्र करता है। उसमें लिख सकते हैं लिखने के ठीक पहले, लिखने के ठीक पहले एवं बाद की क्रिया। लिखने के ठीक पहले एवं बाद की क्रिया का जो नियंत्रण होता है वो कौन से क्षेत्र द्वारा होता है, एनुलर क्षेत्र द्वारा होता है। इसके ठीक बगल में यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं गैस्टेटरी क्षेत्र। गैस्टेटरी क्षेत्र, और ये जो गैस्टेटरी क्षेत्र होता है ये स्वाद का नियंत्रण करता है। आप जो भोजन करते हैं उस भोजन का स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा है, उस स्वाद के बारे में जो आपको बताता है मस्तिष्क का कौन सा भाग है, गैस्टेटरी क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पर एक क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र को बोलते हैं ब्रोका क्षेत्र। ये जो ब्रोका एरिया, ब्रोका क्षेत्र जो होता है ये बोलने की क्रिया का नियंत्रण करता है। बोलने की क्रिया का नियंत्रण करता है, ठीक है। कोई कितना क्लियर बोल पाता है या कोई गूंगा हो जाता है, तो गूंगा व्यक्ति जो होता है उसका मस्तिष्क का यही क्षेत्र डैमेज हो जाता है और इस कारण से वो नहीं बोल पाता है। तो ये ब्रोका क्षेत्र जो होता है वो आपके अंदर कौन सी क्रिया को नियंत्रित कर रहा है, बोलने की क्रिया का नियंत्रण कर रहा है। इसके बाद नीचे और क्षेत्र बचे हुए हैं। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं ऑडिटरी क्षेत्र। ऑडिटरी क्षेत्र, और ये जो ऑडिटरी क्षेत्र होता है ये आपके अंदर सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। सुनने की क्रिया, सुनने की क्रिया का नियंत्रण आपके मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र करता है, ऑडिटरी क्षेत्र करता है। इसके ठीक बगल में ये जो क्षेत्र बनाया हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग वर्निश, वर्निश क्षेत्र। और ये जो वर्निश क्षेत्र होता है ये भाषा का ज्ञान बताता है कि आपके सामने वाला जो व्यक्ति है वो जो कौन से भाषा में आपसे बात कर रहा है, बोल पा रहा है, ठीक है, या आपके पास कौन कौन से लैंग्वेज आपके पास समझने की क्षमता है, अलग अलग लैंग्वेज में जो डिफरेंस कर पाते हैं आप, वो कौन से क्षेत्र के कारण कर पाते हैं, वर्निश क्षेत्र के कारण। ये लिख सकते हैं इसमें भाषा का ज्ञान, ये भाषा के ज्ञान के बारे में, भाषा के बारे में जानकारी देता है। फिर यहीं पर टेम्पोरल लोब में क्या होता है, एक क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी क्षेत्र। ऑल्फैक्टरी
क्षेत्र, और ये जो ऑल्फैक्टरी क्षेत्र होता है ये ऑल्फैक्शन से सूंघने की क्रिया को नियंत्रित करता है, सूंघने की क्रिया। ठीक है कि आपके सामने जो सुगंध है या दुर्गंध है उसके बारे में जानकारी आपको मिलता है ऑल्फैक्टरी क्षेत्र से। और ये ऑल्फैक्टरी क्षेत्र जो होता है वो कुत्ता में क्या होता है, ज़्यादा विकसित होता है। इसी कारण से वो सूंघ करके किसी चीज़ को क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। बहुत सारे जानवर जो ऐसे होते हैं जिनमें ऑल्फैक्टरी क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा विकसित होता है। हम लोग में भी है लेकिन उतना विकसित नहीं होता है। और ये ऑल्फैक्टरी क्षेत्र सूंघने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये जो जितने भी हम अभी तक केंद्र लिखे हैं, जितने भी क्षेत्र लिखे हैं, ये सब के सब क्षेत्र जो होते हैं वो हमारे कॉर्टेक्स के ऊपर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये कॉर्टेक्स के ऊपर मौजूद होने के बाद ये शरीर के अलग अलग क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि प्रमस्तिष्क के चारों ओर स्थित मोटे धूसर आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और इस पर विभिन्न निर्देशित केंद्र मौजूद होते हैं। ये सब के सब हम केंद्र लिखे हैं जो शरीर के अलग अलग क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो इसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, छाप लीजिए। तो यहाँ पर इसके साथ ही क्या होता है, आपका प्रमस्तिष्क खत्म होता है। अब मस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क था उसके दो भाग थे। प्रमस्तिष्क पहला था और दूसरा कौन था, डाइएन्सेफेलॉन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग डाइएन्सेफेलॉन, बी करके, वो ए था डाइएन्सेफेलॉन। सेफेलॉन ये क्या होता है, ये भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है। और ये किससे ढका हुआ होता है, प्रमस्तिष्क से ढका हुआ। आपको बताए थे कि मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं, चाहे वो अग्र मस्तिष्क के भाग हैं, मध्य मस्तिष्क के या मैक्सिमम पश्चिम मस्तिष्क के, जो सभी के सभी भाग जो होते हैं वो किससे घिरा हुआ होता है, आपके प्रमस्तिष्क से घिरा हुआ होता है। क्योंकि प्रमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग होता है और वो सभी भागों को क्या किया रहता है, घेरे रहता है। ये भी वही होता है, लिख सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क का वह भाग जो प्रमस्तिष्क से ढका होता है, प्रमस्तिष्क से ढका होता है, उसे डाइएन्सेफेलॉन कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, डाइएन्सेफेलॉन कहेंगे हम लोग। और इसका काम क्या है, यह कम एवं अधिक ताप के आभास, यह कम एवं अधिक ताप के आभास। कम एवं अधिक ताप के आभास का मतलब होता है कि ठंडा है कि गर्म है उसके बारे में। दर्द, रोने हंसने, रोने एवं हंसने जैसे क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सीधा सा मतलब है कि अधिक ताप, ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है आपके बॉडी में, ठंडा है कि गर्म है, आपका शरीर के तापमान बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो काम करता है, नियंत्रित करने का जो काम करता है वो डाइएन्सेफेलॉन करता है। आप किसी मूवी को देख रहे हैं तो अगर कॉमेडी मूवी होता है तो हंसने लगते हैं, उसमें कोई ऐसे पंच होता है उस पर हंसते हैं, या कोई ऐसा सीन होता है तो उसमें उसके अनुसार अपने आप को भी क्या करते हैं, और रोने वाला सीन है तो रोने लगते हैं, बैठे बैठे बारी, ठीक है, लगता है कि अपने ऊपर बीत रहा है। तो ये सभी क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है आपके अंदर, इनका नियंत्रण कौन करता है, डाइएन्सेफेलॉन। अगर डायग्राम में इसको समझना है कि डाइएन्सेफेलॉन क्या होता है, तो ये तो था कॉर्पस कोलोसम, इसके ऊपर ये वाला जो भाग है इसको हम लोग प्रमस्तिष्क कह रहे हैं, और इसके नीचे ये वाला जो भाग है इसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहे थे। तो ये जो पूरा का पूरा भाग होता है, ये वाला क्षेत्र जो इसके ठीक नीचे है, कॉर्पस कोलोसम के ठीक नीचे, यही सब पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन मुख्य रूप से थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस और एपिथैलेमस से मिलकर के बना होता है। कई प्रकार के जो थैलेमस होते हैं उनके समूह को ही हम लोग एक तरह से क्या कहते हैं, डाइएन्सेफेलॉन कहते हैं, जो आपके शरीर के अंदर ऐसे क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसके बाद यहाँ पर डाइएन्सेफेलॉन जो होता है ये भी समाप्त होता है। अब मस्तिष्क का दूसरा भाग जो आता है वो आता है मध्य मस्तिष्क। हेडिंग डालेंगे मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। देखिए मध्य मस्तिष्क क्या होता है,
तो यह मस्तिष्क स्टेम का, ये मस्तिष्क स्टेम क्या होता है थोड़ा पता चलेगा। यह मस्तिष्क स्टेम का सबसे ऊपरी भाग है। यह मस्तिष्क स्टेम का सबसे ऊपरी भाग है। इससे अनेक तंत्रिकाएं बाहर निकलती हैं। इससे अनेक तंत्रिकाएं बाहर निकलती हैं जो निद्रा में संतुलन एवं आँख के पेशियों का नियंत्रण करती है। कह रहा है कि मस्तिष्क स्टेम का सबसे ऊपरी भाग होता है और ये जो होता है इससे कई तंत्रिकाएं बाहर निकलती हैं जो निद्रा में संतुलन का मतलब होता है, मान लीजिए किसी दिन घर में अधिक गेस्ट आए हुए हैं 4-5 को और आप सौभाग्य से आपको भी उनके साथ सोने का मौका मिला और आप जो है वो किनारे पर सोए हुए हैं। इसमें क्या होता है कि रात भर आप सोए हुए भी रहते हैं और आपको ये भी मालूम होता है कि हम किनारे पर हैं, तो उस समय कि गिर न जाए, ठीक है, तो उस समय आपके अंदर जो निद्रा के समय आपके बॉडी को संतुलित करके आपको गिरने से जो बचाने का काम कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, मध्य मस्तिष्क कर रहा होता है। या बहुत सारे लोग को आप देखे होंगे जब बस से सफ़र करते हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उनको नींद आता है, वो बार बार ऐसे गर्दन झुकाते हैं और बार बार सीधा करते हैं। तो ये जो सोते समय जो नियंत्रण होता है उसका नियंत्रण भी कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। इसके साथ साथ कह रहा है कि आँख के पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। आप आँख को चारों दिशाओं में घुमा पाते हैं तो ये उनके पेशियों से हमारा जो आँख होता है वो कई पेशियों से जुड़ा हुआ होता है, तो उन पेशियों के गति को नियंत्रित करने का जो काम करेगा ये भी कौन करेगा, आपका मध्य मस्तिष्क करता है। तो ये मध्य मस्तिष्क का काम समझ में आना चाहिए कि जब आप अचेत अवस्था में होते हैं, निद्रा की स्थिति में होते हैं, उस समय आपके शरीर को ये संतुलित करता है, साथ ही साथ आपके आँख के पेशियों की जो गति होती है उसको भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब कह रहा है कि ये जो मध्य मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क स्टेम का सबसे ऊपरी भाग होता है। तो मस्तिष्क स्टेम होता क्या है उसको हम लोग समझेंगे, तो पहले आप इसको क्या करिए, नोट करिए और उसके बाद लिख डालेंगे मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम, ब्रेन स्टेम भी इसको बोलते हैं। मस्तिष्क स्टेम क्या होता है, मस्तिष्क के ब्रेन के ऐसे भाग जो एक अक्ष के अंतर्गत आते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, इस प्रकार से डायग्राम जो हम बनाए शुरू में ब्रेन का, ये वाला डायग्राम, तो इसमें ये तो है, ये मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क है। ये जो होता है वो पोन्स होता है। इसके ठीक सामने वाला ये जो बड़ा वाला भाग है इसको सेरिबेलम कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। इसके ठीक नीचे जो था वो मेडुला था और सबसे नीचे जो था वो कौन था, मेरुज्जु। तो अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें हम तो ये मिड ब्रेन, पोन्स और जो मेडुला है वो एक अक्ष के अंतर्गत आ रहे हैं और मस्तिष्क के ऐसे भाग जो एक अक्ष के अंतर्गत आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं मस्तिष्क के ऐसे भाग जो एक अक्ष के अंतर्गत आते हैं। मस्तिष्क के ऐसे भाग जो एक अक्ष के अंतर्गत आते हैं उसे ब्रेन स्टेम कहा जाता है, उसे ब्रेन स्टेम का। अगर यहाँ से देखें तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन से मस्तिष्क के भाग आएंगे, तो यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं ब्रेन स्टेम के भाग। और ब्रेन स्टेम के जो भाग है उसमें से पहला जो भाग है वो मध्य मस्तिष्क है और इसके ठीक नीचे वाला जो पूरा का पूरा भाग होता है उसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। लेकिन पश्च मस्तिष्क में भी कौन आ रहा है, पोन्स और मेडुला होता है, सेरिबेलम एक उस अक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें लिख सकते हैं ब्रेन स्टेम के भाग, और इसमें पहला होगा मध्य मस्तिष्क और दूसरा जो भाग होगा वो होगा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में भी कौन कौन, तो पोन्स और सेरिबेलम।
सेरिबेलम। सेरिबेलम तो ये है आपका ब्रेन स्टेम। एक चीज यहाँ पर छूट गया है, अभी ये जो डायग्राम बनाए थे जहाँ पर कॉर्टेक्स आपको बताए थे, इसमें यहाँ पर एक क्षेत्र होता है इस प्रकार से यहाँ पर, और ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं ओसिपिटल क्षेत्र। इसको छूट गया है, लिख लीजिएगा वहीं पर, ओसिपिटल क्षेत्र बोलते हैं। और ये जो ओसिपिटल क्षेत्र होता है यह देखने की क्रिया को नियंत्रित करता है, देखने की क्रिया का नियंत्रण। अभी हम लोग जो पढ़े थे कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में बताया था कि कई निर्देशित केंद्र मौजूद होते हैं, तो उसी केंद्र में एक यहाँ पर सबसे पीछे की ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं ओसिपिटल क्षेत्र। और ये जो ओसिपिटल क्षेत्र होता है ये देखने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रण करता है। कभी देखे होंगे जोर से आपको यहाँ पर कोई मारा हो तो आपको आंखों के सामने क्या करता है, अंधेरा कहता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो क्षेत्र होता है, पीछे वाला क्षेत्र होता है, ये किसको नियंत्रित कर रहा है, देखने की क्रिया को। उसको जरूर वहाँ पर बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और ये जो पूरा का पूरा भाग है इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क स्टेम। तो क्वेश्चन पूछा कि मस्तिष्क स्टेम के कौन कौन से भाग है, तो पूछे लिखेंगे मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क में भी कौन, पोन्स और मेडुला होता है, पोन्स और मेडुला, सेरिबेलम नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा इसको।